नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आपको मालूम है कि 20 तारीख से जमीन का सर्वे भी शुरू होने जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार वालों के दिमाग में कई तरह के सवाल हैं जिस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार सरकार जमीन का सर्वे कैसे कराने जा रही है और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो उनके पास होने ही चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, धन्यवाद। सबसे पहले वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 20 तारीख से बिहार सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जमीन सर्वे कैसे कराने जा रही है बिहार सरकार। देखिए, ये नहीं कि एकाएक फैसला नहीं हुआ है। बिहार विशेष सर्वेक्षण अभियान अधिनियम ये जो बना था 2012 में ही कानून, बाद में इसका अमेंडमेंट भी आया और फिर एक नियमावली बनी। किसी भी कानून को इन्फोर्स करने के लिए उसकी नियमावली बनाई जाती है। वो 2019 में उसकी नियमावली भी आ गई, उसका अमेंडमेंट भी आ गया। उसके तहत हुआ कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। ये सर्वेक्षण अभियान विशेष इस मास 2-3 कारणों से विशेष है। पहला कारण तो मैंने आपको जो कल बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो उसमें जो किया था 1800, जिसको मैंने कल गलती से कुछ साल गलत बता दिया था, 1894 या 95 शुरू हुआ था, 1920 तक चला था। जो मैंने 25 साल कह दिया था तो कोई कहीं गलती से 2020 बोला गया था। तो मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि इस ढंग का स्लिप ऑफ टंग को उतना ध्यान न दें, क्योंकि मैंने ड्यूरेशन बता दिया था उसमें। तो पहला तो ही खतियान बना, जो पहला सर्वेक्षण हुआ उसमें जो अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। दूसरा सर्वेक्षण, जिसको रिविजनल सर्वे कहते हैं हम लोग, कई बार उसको हालिया सर्वे भी कहा जाता है, वो आज़ादी के बाद शुरू हुआ था। और आज़ादी के बाद शुरू हुआ और वो लगभग 1959 से ही शुरू हुआ, लेकिन उसका गजट पब्लिकेशन पता नहीं कब हुआ। 2001 ये 1981 में का आया है गजट पब्लिकेशन, जिसके कारण सर्वे में प्लॉट में जहाँ तहाँ गड़बड़ी हुई। सरकार ने सोचा कि भाई इसको थोड़ा सा अपडेट करें, अब तो डिजिटल एज आ गया। ये सर्वे जिसका नाम है विशेष सर्वेक्षण अभियान, पहला वाला ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल कॉपी वही वाला पहला वाला। दूसरा हो गया रिविजनल सर्वे और तीसरा हो गया विशेष सर्वे। ऐसा नहीं कि पिछला सर्वे खत्म हो जाएगा, सो नहीं, क्योंकि ओरिजिनल सर्वे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल शूट अगर होगा तो वहीं से देखा जाएगा। विशेष सर्वे का मतलब इसलिए विशेष है कि ये कम्प्लीटली डिजिटल है। इसमें सैटेलाइट से पूरा फोटो लिया गया है, ऊपर से सैटेलाइट से फोटो लिया गया जी। और सैटेलाइट से फोटो लेने का काम चल रहा था बहुत पहले से। अच्छा। और सैटेलाइट से फोटोग्राफी पूरे जमीन की हो चुकी है। अब उसको जमीन पर एक मशीन आया है, उस मशीन का नाम है ईटीएस मशीन। मशीन, हाँ, उसका पूरा फॉर्म बता देते हैं वो समझ। इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। उस मशीन में क्या कि एक बार में 50-50 जमीन का प्लॉट एक बार में सर्वे कर लेगी और मेजरमेंट भी कर लेगी। अच्छा। और उसकी एक्यूरेसी 100%। एक्यूरेसी 100%। जो पहले फीता से नापी होती थी और जरी करी से नापी अमीन साहब लोग करते थे और पैसा लेके गड़बड़ सरबड़ भी करते थे, वो अब संभव नहीं है। एकदम एक्यूरेट मापी, 100% एक्यूरेसी इसमें है, वो भी करेगी। इसका जो एक दूसरी मशीन इसमें है, डीजीपीएस उसको कहते हैं, डिफरेंशियल ग्लोबल ट्रांजिशन सिस्टम। तो इस डीजीपीएस सिस्टम से उसका फिर वो मेजरमेंट को भेटिंग किया जाएगा, टैली किया जाएगा। अब जो सैटेलाइट से जो नक्शा बन चुका है, पहले सैटेलाइट नक्शा बन चुका, अब उस नक्शा को अमीन साहब और ईटीएस मशीन की तरफ से उसको टैली किया जाएगा। कहीं कहीं कुछ अगर चेंज है तो ये फिर सैटेलाइट पर फिट जाएगा और सैटेलाइट वहां पर अपने करेक्ट करेगी, सैटेलाइट गलत है कि ये गलत है। तब दोनों यानी कि क्रॉस चेकिंग होगा। ऐसा नहीं कि दे देंगे तो वहाँ दोनों पहले जो था किसी की जमीन छिपा लिया कि बना दिया सोने, अब सैटेलाइट सर्वे से मैच करना पड़ेगा इसको। यानी कि हेरा फेरी इस बार नहीं चाहिए होगी और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम किया गया। अब जो नीचे के कर्मचारी लोग का बहुत इंटरवेंशन इसमें नहीं के बराबर होगा। एक तो ये विशेष सर्वे इस मामले में है कि ये सैटेलाइट से है और इसमें एक्यूरेसी 100% होगी।
ठीक है। अब लोगों को क्या करना है इसमें कि लोगों को क्या रख के तैयार रखना है अपने पास बिल्कुल, में। मतलब ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वकील साहब। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से कागजात हैं जो उनको अब तैयार कर लेना चाहिए, और अगर कागजात रेडी नहीं होंगे तो फिर पंगे में पड़ जाएंगे। क्योंकि इस बार बनेगा खतियान, खतियान। और ये खतियान किसको कहते हैं? खतियान कहते हैं जिसमें जमीन का जो मैप बनता है, तो हर जमीन के प्लॉट का एक नंबरिंग होता है, खाता होता है। खाता तो खाता नंबर का ही एक लिस्ट में एक रिकॉर्ड बनता है, उसको मूल रिकॉर्ड कहते हैं, उसको खतियान कहते हैं। पर जो पहले खतियान में जिन लोगों का नाम है वो कब के मर चुके, या उसमें बहुत लोगों का बिक्री हो गई जमीन, या दूसरे ओनर आ गए, मतलब अभी कोई ओनर उसमें से नहीं है। ठीक है। अब इसको जो बनाया गया आज के दिन में जो जीवित हैं जिनके नाम पर जमीन है उनके नाम से ही बनेगा, उनके नाम से खतियान बनेगा, और ये बन जाएगा मूल रिकॉर्ड। मूल रिकॉर्ड इसको हम लोग रजिस्टर 1 भी कहते हैं, रजिस्टर 1 कहते हैं। और दूसरा एक रजिस्टर 2 होता है, इसको जमाबंदी भी हम लोग बोलते हैं। इसको बीच बीच में इसलिए बोल देना जरूरी है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। रजिस्टर 2 में वो नाम होता है जैसे कि आज के दिन में बना, कल को फिर किसी के हाथ में बिक गया। जमीन का ओनरशिप डायनेमिक चीज है, बराबर बदलते रहता है। कल को किसी के अपने बेटा हिस्सेदारी हो गया, बंटवारा हो गया, ज्वाइंट फैमिली अभी है, कल बंटवारा हो जाएगा तो फिर मालिक का नाम बदल जाएगा, तो खतियान नहीं यानी बदलेगा। कि यहाँ पर मालिकाना हक जो है वो बदलता वो जो है। अभी जो खतियान बनेगा फिर वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, वो रजिस्टर 2 में चेंज होगा, ताकि उसका जो लगान रसीद जो बनेगा, जो मालगुजारी वसूली जाएगी, वो जो अभी जो लोग होंगे उनसे लिया जाएगा, वो रजिस्टर 2 में लिखा जाता है। ये है जमाबंदी, और वो हो गया खतियान। ठीक है जी। अब आपको बता दें कि बिहार में सब मिलाकर के 38 जिला है, ठीक है। 534 अंचल है। अब इस 534 अंचल में सब मिलाकर के जो भू राजस्व गांव जिसको कहे, रेवेन्यू विलेज, रेवेन्यू विलेज वो विलेज नहीं होता जो गांव का विलेज का नाम है, वो नहीं है। जिसमें वो जो जमीन का जो ये राजस्व आता है, जो उसका टैक्सेशन होता है, उसका जो एक विलेज होता है उसको कहा जाता है मौजा। मौजा। मौजा जी। उसकी संख्या बिहार में 45,862 है। 45,862 मौजा का अभी सर्वे हो चुका है। एरियल जो सैटेलाइट से, यानी कि सैटेलाइट, अब जमीनी सर्वे होगा। जी, और जमीन एक मौजा में कई एक खाता भी होता है और कई एक थाना भी होता है, वो सब अलग चीज है। एक मौजा के अंदर मौजा कहते थे उस समय कि मौजा एक रेवेन्यू विलेज हो गया। साथ में एक चीज आता है तौजी नंबर। अब तौजी नंबर कहते हैं, पहले अंग्रेज समय में जमीन मालिक माने जिसको रैयत कहते थे, किसान कहते थे, और अंग्रेज की सरकार के बीच में एक जमींदार नाम की चीज होते थे। तो जमींदार लोग को एक जगह दे दिया जाता था कि इस एरिया का जब आप लगान वसूलिएगा, जो मैंने कल आपको बताया कि 11% और 89%, तो जमींदार लोगों को 11% मिलता था। तो उनको कहा दिया जाता था कि तो ये जो जमींदार लोगों को जो जगह मिलता था उसमें तो उसका जो एरिया मिलता था उसका नाम होता था तौजी नंबर। मतलब तौजी नंबर, वो नंबर जमींदार को अलॉट होता था। एक तौजी नंबर में कई बार 2-3 गांव आ जाता था, कभी कोई एक गांव 2 तौजी नंबर भी आता, तो वो है तौजी नंबर। तौजी नंबर थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद आपको बता दिया मैंने खतियान, खतियान के बाद हो गया प्लॉट नंबर। अब प्लॉट नंबर हो गया तो प्लॉट को खसरा नंबर भी हम लोग बोलते हैं। खसरा नंबर, हाँ खसरा नंबर। एक खाता में कई एक प्लॉट भी हो सकता है। अब खाता मतलब शुरू में मान लीजिए कि एक आदमी एक्स के नाम से जमीन का नाम हुआ, बाद में उसके बाल बच्चे परिवार आते गए, जमीन प्लॉट कई एक उसका होता चला गया, तो वो सब प्लॉट नंबर हुआ, लेकिन खाता नंबर उसका एक ही रहेगा। जैसे अकाउंट खुलता है, कई एक आदमी के नाम एक अकाउंट में घुस जाता है ना, वैसे बैंक अकाउंट तरह उसका अकाउंट, उसी को खाता हम लोग बोलते हैं। इनको करना कि अभी जो विशेष सर्वे होगा, कौन कौन से कागजात, अब उनको क्या है कि जैसे ही सर्वे डिक्लेयर हो चुका है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, तो अब करना है कि उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। जो फॉर्म 2 है, अब फॉर्म 2 में वो जाएंगे, जो घर के लोग हैं, किनके नाम पर जमीन है, कितनी जमीन है, जमीन का क्षेत्रफल क्या है, जमीन का किस्म क्या है, किस्म मतलब खेती क्या होती है उसमें, खेती है, पड़ती है, बांस की जमीन है, बगीचा लगा हुआ है, जो भी जमीन है उसका ब्यौरा एक बना करके आप देंगे, और मालिकाना हक का उसका बना करके देंगे, कौन कौन लोग उसमें हैं, इसको बना करके आप देंगे। वो फॉर्म 2 में है, फॉर्म 2 में बना कर देंगे। दूसरा एक होता है वंशावली। जब भी आप बना के देंगे तो एक वंशावली बना के देंगे। वंशावली बना कर देंगे कि आपके परिवार में कहाँ से और कैसे कैसे जमीन आई है,
क्योंकि जमीन बिक्री से ही कबाला से ही जमीन नहीं आती, वो बहुत कम लोग होंगे बिहार में। अधिकतर जमीन जो है वो वंशावली से आई है, किन्हीं के वो पूर्वज होंगे, उनके कई एक फिर बच्चे होंगे, बच्चों फिर बच्चे होंगे, उसमें से कितने लोग गए होंगे, कितने होंगे, तो बंटवारा जो आपस में अभी कौन से उसमें है वो कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में जेनियोलॉजी कहते हैं और हिंदी में उसको वंशावली कहते हैं। और एक व्यक्ति का जो परिवार होता है उसको कहते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मतलब एक वंश वृक्ष जिसको कहते हैं। अब आप कहिए कि कहाँ से बनाएंगे वंशावली? हमारे पूर्वज तो बहुत ऊपर के लोग थे, कितना 100 साल पीछे जाएंगे हम लोग, तो उसका भी इसमें डिसाइड कर दिया गया, लिख दिया गया कानून में। तो अभी जो रजिस्टर 2 जो चल रहा है उसमें जो जमाबंदी नंबर लिखा हुआ है, जिनके नाम पर, उन्हीं को आप एक्स मान लीजिए, बॉर्डर लाइन उन्हीं को मान लीजिए, और वहां से स्टार्ट करिए वंशावली। और उसके बाद उनका नाम देते हुए अभी जो लोग हैं, मान लीजिए कोई आदमी है उसके परिवार में और जो पार्टनर्स हैं, हिस्सेदार हैं, को पार्टनर्स हैं, तो बहन का भी नाम हिस्सा हो गया सबका, कौन ज्वाइंट फैमिली है, कौन कौन लोग हैं, सबका नाम आप दीजिए। जो छोटा बच्चा है, जो 18 साल से कम का नाबालिग है, उसका भी नाम दे दीजिए। अगर पेट में बच्चा है तो उसका भी नाम दीजिए, उसकी माँ गर्भवती है, ये भी लिख दीजिए, ताकि मालूम हो जाए कल को उसको परिवार में बंटवारा इस नाम पर भी होगा। क्योंकि जमीन का हक जो बच्चा पेट में है उसका भी हो जाता है, हो जाता है। तो यह बता देना पड़ेगा कि जो भी लिख के देंगे डिक्लेरेशन, उसमें नेम, फादर्स नेम, जो हिस्सेदार हैं उसका नाम सब बना के देंगे, अपना जमाबंदी का रसीद नंबर लिख करके देंगे। और आप पूछे इसकी जब भी बनाएंगे तो 2 कॉपी बनाइएगा, 2 कॉपी हमेशा 2 कॉपी बनाइएगा, और 2 कॉपी बनाइएगा। 1 कॉपी उनको दे दीजिएगा, किनको? वो जो सिविल कर्मचारी होते हैं, हर एक अंचल में होते हैं, सिविल कर्मचारी कहते हैं, सिविल कर्मचारी के हाथ में जाकर दीजिएगा और रिसीविंग उनसे आप ले लीजिएगा, मोहर लगवा के एक रिसीविंग अपने पास रखिए। ये आपके लिए काम की चीज होगी, आपके दर्शकों के लिए बता दे रहे हैं। दूसरी बात हम बता देते हैं आपको इसमें कि वंशावली जो आज अभी तक बनती आ रही है, ये एक मिसनोमर है, भ्रम है कि लोग वंशावली जो बनवाते हैं गांव में तो सरपंच से साइन करवाते हैं, बीडीओ के यहाँ चले गए, सीओ के यहाँ चले गए, मुखिया के यहाँ चले गए, कुछ लोग नोटरी करवा के देते हैं कि भाई ये लीगलाइज हो जाएगा। कोई जरूरत इन चीजों की नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन करिए, इस कानून में डाल दिया गया, अपना बनाइए और साइन कर दीजिए। आपने सही बनाया या गलत बनाया, इसकी जांच करेगी वो कर्मचारी, जो सिविल कर्मचारी हैं, उनका दायित्व है जांच करना। आपको जो लगता है अपना डिक्लेरेशन करके बना के दीजिए, लेकिन डिक्लेरेशन तो डिक्लेरेशन होता है। आपने घोषणा पत्र पर साइन किया, वो सही होना चाहिए, आप बना के दीजिए और उसको जांच सिविल कर्मचारी लोग करेंगे। ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखना। अब कहिएगा ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से? तो ये फॉर्म, इसका अभी एक साइट है बिहार सरकार का जो आ चुका है, आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं, DLRS.bihar.gov.in। इसके साइट पर आप जाइएगा, विशेष सर्वेक्षण अभियान आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आप जाइएगा तो आपको ये जो फॉर्म 2 और फॉर्म 3 हमने कहा है, ये फॉर्म वहां से डाउनलोड हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके चक्कर में इधर उधर घूम के पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। न तो वंशावली के चक्कर में पैसा खर्च करना है और न तो आपको फॉर्म बनाने के चक्कर में पैसा खर्च करना है। अब आप बता देते हैं कि जो लोग बाहर हैं, दिल्ली हैं, कलकत्ता हैं, बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनके लिए भी कोई जरूरत नहीं है कि हार्ड कॉपी जाके जमा करें आप सिविल कर्मचारी पर, जो मैंने पहले बताया। आप उसको ऑनलाइन भी सब दे सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे, ओटीपी आपके पास आएगा और ऑनलाइन भी सबमिट आप कर दे सकते हैं। ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास रह जाएगा, उसका प्रिंट आप जो रिसीविंग का डाउनलोड आप करके अपने पास रख लें इस चीज को। ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज बनेगा। और एक चीज ध्यान रखें कि बनाने के समय में अपने जमीन का सही रकबा बना कर दें, क्षेत्रफल बना कर दें। आपके घोषणा पत्र से ही आपका बाकी अपना जांच करके आपको बना के खतियान जो अभी नया वाला सर्वे होगा उसमें आपके नाम को डाल दिया जाएगा और यही मालिकाना जो टाइटल सीट बनेगा यही बनेगा। इससे आपका मालिकाना नया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और इसी से बाद में जो रजिस्टर 2 इसका बनेगा, इससे लगान और जमाबंदी जो क्रिएट होगा कि कितना किनको टैक्स लगना है, क्या लगना है, वो सब तय हो जाएगा। सरकार को बहुत जमीन बिना टैक्स के पड़ा हुआ है, वो सब सारा कुछ भी इसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब नक्शा आप खोलेंगे तो एक वर्ड आएगा हल्का। ठीक है।
हल्का वर्ड थोड़ा सा पहले का पता नहीं उर्दू वर्ड है क्या है, तो हल्का कहते हैं वो जो कर्मचारी रेवेन्यू वसूलता है, जो मलगुजारी वसूलता है, उसके ऑफिस का एक नंबर होता है, हल्का नंबर। अच्छा, उसको हल्का कर्मचारी भी कहते हैं। जो रेवेन्यू वसूलते हैं आपसे, उनका एक नंबर सरकार ने दिया है, अभी तक वो हल्का ही कहला रहा है, तो आपको साइट पर हल्का करके मिलेगा। अब जब साइट आप खोलेंगे तो साइट में अपने जिला में जाएं, जिला के बाद अपने अंचल में जाएं, ठीक है। अंचल के बाद अपना मौजा नंबर आप देखें। मान लीजिएगा आपके हर ब्लॉक में 1 या 2 मौजा होगा, उस मौजा में जाए, मौजा में जाके देखें, अपना खाता नंबर पता हो, प्लॉट नंबर पता हो, डालिएगा, आपको अपना लिस्ट सब मिल जाएगा। और यह भी मिल जाएगा कि आपके जिला में कितना हद तक पोजीशन सरकार का सर्वे काम हो गया, सारा कुछ मिल जाएगा, मैप का सिस्टम आपको। और अपना भर के फॉर्म डाउनलोड करें, वहीं पर आप सबमिट कर दें, सबमिट कर दें लगान, जो अपने हिसाब से जो कल हो रहा था सीओ साहब और कर्मचारी और ये वो जो खेल बेल चल रहा था, तो सरकार ने बहुत हद तक इन चीजों को दूर करने का प्रयास किया है। और विवाद निपटारा का भी है इसमें सिस्टम, और भी बहुत सारा, और जो गैर मजरूबा खास, गैर मजरूबा आम, गैर मजरूबा मालिकी, इसका कैसे कैसे होगा, इसको अलग से कि दूसरे वीडियो हम कर देंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पूछ लीजिए, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिनके पास भी प्रॉपर दस्तावेज नहीं होंगे तो उनके पास क्या विकल्प बचेगा? कल भी मैंने कहा प्रॉपर दस्तावेज का मतलब कोई कवाला कागज नहीं होता है। बहुत के परिवार में होगा जो बंटवारा केवल खिस्टा पेपर पर, प्लेन पेपर पर हुआ होगा, तो फिर उनके नाम पर फिर जमाबंदी या रसीद कटवाए होंगे। रसीद भी अगर आपने कटवाया है, बाकी कोई पेपर नहीं, तो उसके नाम पर बाकी खतियान से जोड़ दिया जाएगा। आपको जहाँ से जिन लिनियल मिल रहा है, यहाँ थे, यहाँ हमारे पूर्वज थे, यहाँ से जमीन हमको आई है, ऐसे बंटवारा हुआ है, ऐसे यही जमीन का यही 2-3 तरीका है ना। या तो आपको विरासत में मिली होगी, या आपने खरीदगी की होगी, या कहीं से आपको गिफ्ट मिला होगा, या दान मिला होगा। इसे ही कहाँ से कैसे मिला, या जो कल मैंने बताया हुक्मनामा, सादा हुक्मनामा, और जो अलॉटमेंट सरकार डायरेक्ट जो कुछ रैयत को दी थी, कुछ न कुछ तो पेपर आपके पास होगा। नहीं होगा तो खतियान का पेपर, जो ओरिजिनल खतियान है, उसका कॉपी लगा के आप दे दीजिए। और अभी घोषणा पत्र जरूर भरिए। जिस जमीन को आप जो दाखिल कब्जा में है, जिसको आप जोत रहे हैं, उपजा रहे हैं, या जहाँ मकान बना के रखे हैं, उसका तो ब्यौरा आप उस पर दे दीजिए। अच्छा, अगर किसी परिवार में 5 भाई हैं तो क्या पांचों को वहां पर जमीन सर्वे के वक्त में मौजूद रहना जरूरी है? किसी को मैंने तो ऑनलाइन बता दिया, करके दे दीजिए ऑनलाइन, बाकी वो जांच करेंगे, वहाँ जांच को करवा देगा। जब घोषणा पत्र आप दे देंगे तो आपका जमीन को गड़बड़ नहीं कर पाएगा ना। कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा, आप रहे या ना रहे, जहाँ है नौकरी कर रहे हैं, जहाँ है वहीं से बनाकर जमा कर दें, वहीं से आप बनाकर जमा कर दीजिए। ये बड़ी बात तो आगे इसमें आप कभी दूर बाद में आपको कैसे कैसे आप साइट पर जाए और कैसे क्या क्लिक करें, वो भी आपको आगे क्लियर हम कर देंगे। जब वो हमारा विषय नहीं है, वो तो टेक्निकल वाले जो ज्यादा क्लियर करेंगे, लेकिन वो भी अगर कहिएगा तो स्पष्ट हम कर देंगे, ताकि लोग वहीं से घर बैठे इस काम को कर लें। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। सरकार ने बहुत काम आपका कर दिया है, और सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि जो उसके जो कर्मचारी, जो कल भी मैंने इस बात उठाया था कि जो घर को लूट रहे हैं, घर के ही चिराग, घर में आग लगी घर के ही चिराग से, जो लोग इसके इंतजाम कार हैं, वही गड़बड़ सर्वे में लगे रहते हैं, जिस कारण सारी गड़बड़ी। अब सरकार ने उन चीजों को दूर कर दिया। यानी कि पूरे एक्शन मोड में है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी। जब नहीं 2012 से ही चल रहा है। सरकार नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने शुरू से इस बात को देखा है और चाह रही है कि इसको निवारण हम करें। और अब डिजिटल एज आ गया तो उसका फायदा सेटेलाइट और ये सब लेकर के, जब देखिए साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा तो बहुत हद तक जो झमेला चल रहा है, मालिक कौन, उसका नंबर, वो बहुत मामला सुलझ जाएगा। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे वकील साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि अक्सर जब भी जमीन का सर्वे होता है तो उस वक्त कभी ना कभी हमने अक्सर देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है और जमीनी हकीकत भी देखी है कि विरोध हो ही जाता है इसका। आपको क्या लगता है, अगर इस बार भी किसी ने जमीन सर्वे का विरोध कर दिया तो उनका क्या होगा? क्या उनको दंड मिलेगा? नहीं, दावा आपत्ति का तो सिस्टम बना हुआ है। अभी जब हो जाएगा तो दावा आपत्ति के लिए सिस्टम में जो लोग विरोध भी कर देते हैं। किस बात का विरोध? उन्हीं का जमीन नाप करें, आपका मालिकाना सिद्ध करें तो काहे को विरोध करेंगे? आप ही का जमीन तो हम नाप रहे हैं, आप ही जमीन करेंगे। वो जब जाएंगे देखने की जमीन देखेंगे ही देखेंगे, उसको रोक नहीं सकते, उसको कानूनी प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर कोई रोके, अगर कोई टोके, अगर कोई विरोध करे तो नहीं, वहाँ गवर्नमेंट अपना बता, उसको नहीं रोक सकते, गलत तरीका है वो। जमीन का जमीन ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही होता है, आप रैयत ही हैं। यह भी कहा गया कि जमीन मापी में कोई वृक्ष अगर बीच में आ जाएगा और जिस कारण मशीन को दिक्कत होगी काम करने में, तो उनको यह शक्ति भी कानून में दी गई है कि उस वृक्ष को काटने का या हटाने का भी सिस्टम दिया है। वृक्ष को काटने का, हटाने का भी जब वृक्ष हट जाएगा तो विरोध करने वाले भी हट जाएंगे।
तो मतलब ये मेरे सवाल का सीधा जवाब जी है। जी जी। सीधा और स्पष्ट जवाब है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।